हे गाइस, राइट एंगल एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं योगेश शूटवाल। फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल के आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में अपन बात करने वाले हैं। भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी का एक यूनिट आती है आपकी समुद्री विज्ञान या फिर ओशियनोग्राफी। समुद्र से संबंधित जो भी आपकी भूस्थलाकृतियां रहेंगी, समुद्र से संबंधित ज्वार भाटा, करंट से रिलेटेड या फिर ओशियंस के रिलीफ के जो फीचर्स रहेंगे, वो सारे टॉपिक अपने कवर होते हैं किसमें? ओशियनोग्राफी में, समुद्री विज्ञान में। उसी का एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और अक्सर एग्जाम में, नेट जेआरएफ के एग्जाम में, केवीएस के एग्जाम में, स्कूल लेक्चरर में, सब जगह पे यहां से क्वेश्चन भी पूछा जाता है हमेशा। और आजकल तो सिविल सर्विसेज वाले एग्जाम हैं, उनमें भी समुद्र के स्थलाकृतियां, समुद्र की सरफेस के नीचे जो स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, जैसे कि सी माउंटेन्स हो गए, गुयोट्स हो गए, ट्रेंचेस हो गई, खाइयां हो गई, वो सारी की सारी अक्सर पूछने लग गए हैं। और उनके स्पेसिफिक नेम, ये वाला जो ट्रेंच है, खाई है, आपने नाम सुना होगा मैरियाना ट्रेंच। दुनिया का सबसे गहरा, पूरी पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु, सबसे डेप्थ में स्थित, समुद्र के नीचे गहराई में लगभग 11 किलोमीटर की गहराई में स्थित है मैरियाना ट्रेंच, खाई बनी हुई है। तो वो कौन से कॉन्टिनेंट में नहीं, ओशियन में पूछेंगे, कौन से ओशियन में है, तो उस प्रकार से उसकी लोकेशन भी पूछी जाती है। तो वहां पे सबसे पहले ओशियनोग्राफी का ये टॉपिक है हिप्सोमेट्रिक कर्व। हिप्सोमेट्रिक कर्व या फिर उच्चतामितीय वक्र इसको बोलते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि जिस प्रकार से पृथ्वी के जो लिथोस्फीयर है, धरातल है, उसके ऊपर अपन देखते हैं कहीं पे पर्वत है, पठार है, मैदान है, नदियां हैं, प्लेट्यू हैं, प्लेन एरिया है, मैदानी क्षेत्र है, वो सारी सारी स्थलाकृति अपन अपनी आंखों से देख सकते हैं। लेकिन समुद्र की सरफेस के नीचे, समुद्र की सरफेस के नीचे किस प्रकार की स्थलाकृतियां रहेंगी, खाई रहेगा या फिर किस प्रकार की स्थलाकृतियां, उन सबको एक कर्व में दिखाया जाता है। कर्व का मतलब एक ग्राफ पेपर पे या फिर इसको एक वक्र के रूप में दिखाया जाता है। उसी को अपन कहते हैं हिप्सोमेट्रिक कर्व या फिर उच्चतामितीय। यहां से अपने को देखने को मिल सकता है, यहां अपन नाम से ही इसको पहचानने की कोशिश करेंगे। उच्चतामितीय मतलब ऊपर नीचे जो मितीय, ये त्रिकोणमितीय से यहाँ पे ये वर्ड आया है उच्चतामितीय। हिप्सोमेट्रिक, उसके जो कर्व रहेगा, कहां पे डेप्थ ज्यादा रहेगी, गहराई ज्यादा कितनी रहेगी, समुद्र की औसत गहराई कितनी है। और इसमें साथ की साथ ओशियनोग्राफी वाला टॉपिक है, इसमें साथ की साथ समुद्र की जो गहराइयां हैं, उस स्थलाकृतियां हैं, उसके साथ साथ लैंड वाला पोर्शन भी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अपन अगली स्लाइड में इस ये वाला ग्राफ बनाएंगे, अपन यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे कि भाई किस प्रकार से। आप देखेंगे कि आपने ग्राफ बनाया होगा 9th-10th क्लास में, कैसे भी करके अपने एक ग्राफ बनाते हैं कई बार। वो ग्राफ रहता है, उसमें दो एक्सिस रहते हैं। दो एक्सिस का मतलब ये हो गया, एक एक्सिस हो गया एक्स एक्सिस, दूसरा हो गया वाई एक्सिस। 2D में किसी भी चीज को, किसी भी डायग्राम को, किसी भी स्थलाकृतियों को दिखाने के लिए 2D मतलब 2 डायमेंशनल, द्विविमा में दिखाने के लिए अपन ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ पेपर। इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये वाला जो लाइन हो गई आपकी एक्स एक्सिस को, एक्स अपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, एक्स एक्सिस, और ये वाला जो लंबवत रहेगा, यहाँ ऊपर ऊंचाई को, नीचे गहराई को ये दिखाएगा। इसको अपन ने बोल दिया, नीचे की तरफ जाएंगे तो माइनस वाई, ऊपर की तरफ जाएंगे तो वाई एक्सिस। ठीक है, इस प्रकार से ये पैरेलल हो गया। सरफेस, पृथ्वी की जो सरफेस रहेगी या सी लेवल रहेगा, उसको अपन इस एक्सिस पे रखेंगे। ठीक है, उसके ऊपर से कोई गहराई, ऊंचाई आएगी, मान लो कि माउंटेन सीरीज है, वो इसके ऊपर दिखाया जाएगा। समुद्र तल के नीचे, सी लेवल के नीचे जो स्थलाकृतियां होंगी, उनको इस लाइन के नीचे दिखाया जाएगा। उनकी जो डेप्थ है, गहराई है, यहां पे आप देखेंगे कि हाइट, HEIGHT, हाइट, ऊंचाई को अपन दिखाएंगे इस एक्सिस पे, वाई पे। प्लस वाई अपन बोल सकते हैं इसको। माना कि मैंने बोला कि 2 किलोमीटर, इतना 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 2 4 6 8 किलोमीटर। आई बात समझ में? इस प्रकार से 2 4 6 8 किलोमीटर की ऊंचाई, इसको मैं बोलूंगा कि
इसका यूनिट रहेगा किलोमीटर, km। उसी प्रकार से समुद्र तल के नीचे जो स्थलाकृतियां रहेंगी उनको भी इसी तल पर दिखाएंगे -y एक्सिस पे। 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार से किलोमीटर ये भी रहेगा आपका, इसकी यूनिट रहेगी वो भी आपकी किलोमीटर में रहेगी, 10 किलोमीटर यहां तक आई बात समझ में। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। अगर मैं बोलूं कि पृथ्वी का धरातल है, ठीक है, अब वो जो धरातल पे जो भी स्थलाकृतियां रहेंगी, अपना ग्लोब देखा होगा, उसके ऊपर जो भी स्थलाकृतियां रहेंगी एक्चुअल में लिथोस्फीयर पे जो स्थलाकृतियां रहेंगी उनको माना कि मैंने शुरुआत की माउंट एवरेस्ट से, एक सिंबॉलिक तौर पर ये हो गया आपका, कलर चेंज कर लेते हैं इसका, ये हो गया आपका माउंट एवरेस्ट की हाइट, ठीक है। कोई भी माउंटेन सीरीज रहेगी वो हाइट पे रहेगी, ठीक है। उसके बाद में जो रीजन आएगा वो प्लेट्यू रीजन रहेगा, ये हो गया आपका प्लेट्यू, पठारी क्षेत्र हो गया। फिर आप देखेंगे उसका प्लेन एरिया भी रहेगा इस प्रकार से, उसका स्लोप रहेगा, वैलीज रहेंगी, ये प्लेन एरिया हो गया, ठीक है। अब ये प्लेन एरिया है, समुद्र तल की अपन और जाएंगे तो इस प्रकार से ये समुद्र तल के आसपास यहाँ पे बीचेस वगैरह यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मतलब कि समुद्र की सीमा आपकी यहां से शुरुआत हो जाएगी। नहीं आई बात समझ में। एक काम करते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है लिथोस्फीयर वाला, इस पोर्शन को मैं एक कलर से दिखाता हूं, ब्लू वाले कलर से दिखाते हैं, और इसके नीचे वाला जो पोर्शन है ओशियनोग्राफी वाला जो पोर्शन रहेगा उसको अपन रेड कलर से, ताकि अपन आइडेंटिफाई कर सके। तो इसको अपन ब्लू कलर लेते हैं कि माना कि माउंट एवरेस्ट है, उसकी एक हाइट होगी, उस प्रकार से पर्वत श्रेणियां हो जाएंगी। कहीं पे अपने को प्लेट्यूज देखने को मिलेंगे, कहीं पे अपने को मैदानी क्षेत्र देखने को मिलेगा, आई बात समझ में। फिर वो एक समुद्र तल पे जाके यहाँ पे मिल जाएगी, मतलब कि यहां से आपका समुद्र तल शुरू हो जाएगा। ये बात समझ में आई, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन हो गया इसको अपन बोलेंगे लिथोस्फीयर। ये वाला पोर्शन है आपका लिथोस्फीयर, ठीक है। पेन की मोटाई थोड़े कम कर लेते हैं। लिथोस्फीयर मतलब लैंड वाला पार्ट हो गया, ठीक है। लैंड मतलब धरातल वाला पार्ट हो जाएगा, धरातल वाला पार्ट। इसमें भी यहां पे देखेंगे तो ये माउंटेन सीरीज हो गई, माउंटेन मतलब कि पर्वत श्रेणियां देखने को मिलेंगी। ये देखेंगे तो प्लेट्यू, PLATEAU प्लेट्यूज हो जाएंगे, ये प्लेन एरिया हो गया, आई बात समझ में, ये प्लेन एरिया हो जाएंगे। यहां पे देखेंगे समुद्र तल, यहां पे इसकी सीमा यहां पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि जो पृथ्वी है उसका जो लिथोस्फीयर है, धरातल है, उसकी औसत ऊंचाई कितनी रहेगी, पृथ्वी की औसत ऊंचाई को अपन देखें तो वो रहेगी आपकी, सारी चीजों का औसत निकाल लेंगे, माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन एरिया सारे, उनका अपन औसत निकाल लेंगे तो वो औसत ऊंचाई बहुत कम आती है। देखो उसको मैं डॉट डॉट से दिखा सकते हैं कि ये लैंड वाला पोर्शन है, लिथोस्फीयर है, उसकी ऊंचाई यहां पे दिखाई, और वो है आपका 640 मीटर, ठीक है, METER 640 मीटर। ये हो गया एवरेज हाइट धरातल की, एवरेज का मतलब औसत ऊंचाई हो गई। इन सब स्थलाकृतियों का अपन औसत निकालेंगे तो उसकी हाइट हो जाएगी 640 मीटर, कई बार पूछ सकते हैं एग्जाम में। उसके बाद में अपन दिखाने वाले हैं समुद्र तल। अब ये हो गया आपका क्या, सी लेवल, ये वाला पोर्शन, यहाँ पे धरातल है वो खत्म हो जाएगा, यहाँ पे समुद्र शुरू हो जाएगा, सी लेवल, ये हो गया आपका सी लेवल, ठीक है। अब सी लेवल के नीचे जो स्थलाकृतियां रहेंगी उसको मैं यहां पे दिखाऊंगा, क्या रहेगा उसमें। आप देखेंगे कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है कौन सा, ये जो कॉन्टिनेंट का ही पार्ट है, ये वाला, यहाँ पे जब ये अपने समुद्र तल शुरू हो जाएगा यहां से तो कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है, तो ये आगे तक, ये वाला पोर्शन क्या रहेगा, आगे समुद्र में भी थोड़ा सा अंदर तक इसका विस्तार देखने को मिलेगा, ठीक है। समुद्र में इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। किस प्रकार से देखने को मिलेगा, उसका जो ढलान रहेगा वो एकदम मंद मंद ढलान रहेगा, यही बात समझ में, इस प्रकार से उसका ढलान रहेगा, समुद्र का ढलान इस प्रकार से रहेगा। फिर ये गहराई रहे धीरे धीरे
और ज्यादा होने लगेगी। ठीक है, इस प्रकार से ये स्लोप बढ़ने लगेगा। ठीक है, ये स्लोप बढ़ गया, यहां से शुरुआत में कम था, अचानक से यहां पे इसकी गहराई धीरे से बढ़ गई। ठीक है, उसके बाद में स्लोप आने के बाद में कुछ एरियाज रहेंगे जो प्लेन एरियाज रहेंगे। इस प्रकार से ये मैदानी क्षेत्र, जैसा प्लेन एरिया यहाँ पे लिथोस्फीयर था, धरातल पे था, उसी प्रकार से समुद्र के नीचे, सी लेवल के नीचे जो ओशियन का सरफेस है, वहां पे भी आपको मैदानी क्षेत्र देखने को मिलेंगे। ठीक है, कहीं पर आपको देखने को मिलेंगे क्या, माउंटेन सीरीज, कुछ छोटे छोटे माउंटेन्स रहेंगे। ठीक है, कुछ जगह पे आपको ट्रेंचेज, खाइयां देखने को मिल जाएंगी। इस प्रकार से गहराई खाइयां हो गई। कुछ जगह पे आपको प्लेट्यूज देखने को मिलेंगे जो ऊपर से इस प्रकार से चपटे रहेंगे। ठीक है, ये प्लेट्यूज हो गया जिनको गुयोट्स बोला जाता है। कहीं पे ये वाला पार्ट समुद्र के बाहर भी आ जाएगा, जिसको अपन बोलेंगे क्या, आइलैंड्स। कहीं पर देखेंगे समुद्र के बीच में, जैसे अपना लक्षद्वीप हो गया और अपने अंडमान निकोबार हो गए, वो द्वीप हो जाएंगे सारे के सारे। कहीं पे ये माउंटेन, ये सी माउंटेन है, लेकिन अगर ये सीरीज में आपको देखने को मिले, मतलब कि सीरीज में क्या, कि इस प्रकार से इसकी लंबाई बहुत ज्यादा रहेगी। एक तो समुद्री सरफेस है, उसके नीचे कोई माउंटेन हो गया, उसको अपन ने सी माउंटेन बोल दिया, छोटा एक पर्वत है। लेकिन समुद्र की सरफेस के नीचे पर्वतनुमा स्थलाकृति बहुत ज्यादा लंबाई में आपको देखने को मिलेगी, उसको बोलेंगे रिज या फिर कटक। उसको कहेंगे अपन क्या, मैं यहां पे नाम भी लिखता जाता हूं इनका, रिज, RIDGE, कटक। ठीक है, उसको अपन बोलेंगे कटक। आपने नाम सुना होगा, अटलांटिक ओशियन के बीचों बीच एक नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में एस आकार में एक रिज है, कटक है, जो समुद्र के नीचे पाई जाती है, जिसको नाम दिया गया है मिड अटलांटिक रिज। आपने खूब नाम सुना होगा उसका। वही मिड अटलांटिक रिज का ही प्रकार है, मतलब रिज का। ये हो गए आपको द्वीप, द्वीप हो गया ये आपका, आइलैंड्स हो गए। ठीक है, ये हो गए आपके आइलैंड्स, द्वीप क्षेत्र हो गया। यहां पे जो स्थलाकृति आपको देखने को मिल रही है, ये हो गए आपके गुयोट्स, गुयोट्स हो गए, जो मतलब कि प्लेट्यू के आकार में रहेंगे, पठारी रहेंगे, ऊपर से इनका जो सरफेस रहेगा चपटा रहेगा। ये समुद्र का सरफेस है, फिर ये माउंटेन है, लेकिन ऊपर से इनका जो सरफेस रहेगा चपटा रहेगा, मतलब कि एक टेबल जैसे, उसको बोलेंगे अपन गुयोट्स या फिर समुद्री पठार भी कह सकते हैं। ये सी माउंट हो गए, छोटे छोटे पर्वत हो गए, सी माउंट। इस प्रकार से धरातल के नीचे आप देखेंगे यहां पे गहरी गहरी खाइयां देखने को मिलेंगी। ठीक है, ट्रेंचेस रहेंगी वी शेप में, ट्रेंचेस, ये समुद्र की सतह है, उसके नीचे वी शेप में या फिर यू शेप में ट्रेंचेस देखने को मिलेंगी, खाइयां देखने को मिलेंगी। उनको अपन कहेंगे ट्रेंच। ट्रेंच, ट्रेंच का मतलब हो गया आपका खाई। आई बात समझ में? ये बहुत सारी स्थलाकृतियां आपको देखने को मिलेंगी। फिर से मैं एक बार इसको एक्सप्लेन करता हूं, फिर से एक्सप्लेन करता हूं मैं, कि भाई ये वाला जो पार्ट था आपका लिथोस्फीयर था। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है उसको बोलेंगे अपन, अब तो ये पूरा का पूरा कर्व बनने वाला है, ये जो कर्व आपका बना, इसका नाम रखा गया है हिप्सोमेट्रिक। हिप्सोमेट्रिक जो अपना टॉपिक भी है, हिप्सोमेट्रिक कर्व। हिप्सोमेट्रिक कर्व मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं। हिप्सोमेट्रिक कर्व का मीनिंग ये हुआ कि जो समुद्र है, सी सरफेस है, उसके नीचे, सी लेवल के नीचे पृथ्वी के जो लैंड वाला, धरातल वाला पोर्शन है, उसमें जो स्थलाकृतियां, जियोमॉर्फोलॉजी पाई जाती है, वो समुद्र के नीचे भी पाई जाएगी। जियोमॉर्फोलॉजी वर्ड आपका काउंट होता है किसके लिए, धरातल के लिए, धरती जो आपका लैंड वाला पोर्शन है। ठीक है, और समुद्र के नीचे जो जियोमॉर्फोलॉजी पाई जाएगी, उसी को अपन हिप्सोमेट्रिक कर्व में दिखाते हैं, और वही ओशिनोग्राफी में काउंट होता है। ठीक है, तो यहां से जो बीच वाला पोर्शन यहां से शुरू हुआ है, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन क्या, किसका एक्सटेंडेड पोर्शन है। ठीक है, कॉन्टिनेंट का ही एक्सटेंडेड पोर्शन है, इसीलिए इसका नाम यहां पे रखा गया है, ये वाला स्लोप है। अब यहां पे आप देखेंगे, यहां पे आप देखेंगे तो एक कलर के थ्रू मैं दिखाता हूं कि ये वाला जो पोर्शन है, ये पानी है। ठीक है, सी लेवल है, उसके नीचे आप देखेंगे ये पानी है, और ये जो स्थलाकृतियां हैं आपकी,
ये स्थलाकृतियां पानी के अंदर ही डूबी हुई है, देखो इस प्रकार से। ये समुद्र है, ये ओशियंस है आपके सारे के सारे। उनको अपन ने एक ग्राफ में दिखाने की कोशिश की है, उसी ग्राफ का नाम हिप्सोमेट्रिक कर्व है। आई बात समझ में? अब इसको मैं यहाँ पे फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं कि हिप्सोमेट्रिक कर्व है। अब इसमें ये जो कॉन्टिनेंट का एक्सटेंडेड वाला पोर्शन है, मतलब कॉन्टिनेंट का ही पार्ट है, उसके ऊपर पानी भरा हुआ है, तो इसका नाम यहां पे रखा गया है क्या? कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है। या फिर महाद्वीपीय मग्न तट। शेल्फ आपने नाम सुना होगा, शेल्फ अपने नहीं कहते अलमीरा जैसे शेल्फ होती है, या फिर छज्जा हो गया, किसी भी घर का एक्सटेंडेड वाला पोर्शन दो रास्ते पे खुलता है उसको बोलते हैं शेल्फ, या फिर इस प्रकार से अलमीरा को बोल दिया शेल्फ। तो ये क्या हुआ? कॉन्टिनेंट का ही आगे निकला हुआ पार्ट है, उसके ऊपर पानी भरा हुआ है, तो इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ या फिर महाद्वीपीय। महाद्वीपीय मतलब महाद्वीप का ही पार्ट है, ये कॉन्टिनेंट का ही पार्ट है। मग्न तट, मग्न तट हिंदी में और अच्छे से एक्सप्लेन हो रहा है कि जो तटवर्ती पार्ट है किसका? महाद्वीप का, वो पानी में डूबा हुआ है। मग्न का मतलब हुआ डूबा हुआ, ऐसे नहीं कहते भाई मग्न है, लीला में मग्न है, भगवान की लीला में मग्न है। तो उसी प्रकार से महाद्वीप का ये वाला जो तटीय पार्ट है, ये समुद्र में डूबा हुआ, पानी में डूबा हुआ है, जिसका नाम है एक नंबर, एक स्थलाकृति हो गई कौन सी? कॉन्टिनेंटल शेल्फ। आई बात समझ में? उसी प्रकार से दूसरी स्थलाकृति यहां से शुरुआत होगी, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। दूसरी, इसका ढाल धीरे धीरे ज्यादा होने लगेगा। आप देख रहे हैं ये तो एकदम मंद ढाल था, मंद, धीरे धीरे इसका जो ढाल रहता है, जो इंग्रेडिएंट रहता है, वो रहता है आपका 1 से 3 डिग्री तक ढाल रहेगा, वो धीरे धीरे 1 से 3 डिग्री के बीच में रहेगा। आई बात समझ में? ये वाला जो पोर्शन है यहां से यहां तक, जिसका ढाल ज्यादा है, धीरे धीरे 3 डिग्री से 5 डिग्री, कहीं कहीं पे ये वाला ढाल आपको 30 से 40 डिग्री के बीच में भी देखने को मिलेगा। इसका नाम यहां पे देंगे अपन, ये भी कॉन्टिनेंट का ही पार्ट है, इसलिए इसका नाम रख दिया यहां पे कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल स्लोप। स्लोप का मतलब ढाल, ढलवा पार्ट हो गया। कॉन्टिनेंटल स्लोप मतलब कॉन्टिनेंट का ही पार्ट है, महाद्वीप का ही पार्ट है, जिसका अपन हिंदी में लिख देंगे महाद्वीपीय, महाद्वीपीय ढाल या फिर मग्न ढाल, या फिर ढाल सीधा अपन बोल देंगे ढाल, ढाल ढलवा पार्ट जो हो गया। कॉन्टिनेंट का जो ढाल जिसका ज्यादा है, उसका अपन ने नाम रख दिया कॉन्टिनेंटल स्लोप या फिर महाद्वीपीय ढाल। इसका जो ढाल रहेगा 3 डिग्री से ज्यादा रहेगा, 3 डिग्री से ज्यादा, कहीं कहीं पे 30 डिग्री तक या फिर 40 डिग्री तक भी अपने को इसका ढाल देखने को मिलता है। आई बात समझ में? ये हो गया आपका दूसरे नंबर का कॉन्टिनेंटल स्लोप। आई बात समझ में? ओशियनोग्राफी के नीचे की स्थलाकृतियां अपन पढ़ रहे हैं, देखते जा रहे हैं कि ग्राफ के ऊपर एक्स और वाई एक्सिस पे अपना दोनों की दोनों स्थलाकृतियां, ये लिथोस्फीयर वाली स्थलाकृतियां हैं और ये वाली ओशियनोग्राफी वाली स्थलाकृतियां हैं। अब देख सकते हैं एकदम क्लियरली यहां पे देखने को मिल रही है। दूसरी स्थलाकृति हो गई आपकी महाद्वीपीय ढाल, कॉन्टिनेंटल स्लोप, उसका ढाल भी मैंने यहां पे बता दिया, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है, ढाल के बाद में एक ऐसी स्थलाकृति आ जाएगी, ऐसी एक शेप में आ जाएगी जो मैदानी क्षेत्र होगा, ओशियनिक प्लेन्स जिसको बोलते हैं। इस प्रकार से ऊपर पानी है, नीचे जाएंगे तो एकदम प्लेन एरिया, बहुत दूर तक चौड़ा लंबा फैला हुआ, उसको यहां पे अपन नाम देंगे ओशियनिक प्लेन, समुद्री मैदान, समुद्री मैदान, समुद्री मैदान या फिर ओशियनिक, ओशियन में है ना, ओशियनिक प्लेन, प्लेन मतलब मैदान, मैदानी क्षेत्र हो गया, ओशियनिक प्लेन मैदानी क्षेत्र, ओशियनिक प्लेन मैदानी क्षेत्र हो गया। ये हो गई आपकी तीसरी स्थलाकृति, ठीक है। मेजर मेजर अपन बात कर रहे हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, इस प्रकार से जो स्थलाकृतियां हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप क्योंकि कॉन्टिनेंट का ही पार्ट है, समुद्री मैदान समुद्र का पार्ट है, ये वाला ये समुद्र का पार्ट है प्योरली। उसके बाद में आप देखेंगे कि चौथे नंबर पे ये स्थलाकृतियां तो बहुत सारी देखने को मिलेंगी, लेकिन मेजर स्थलाकृति यहां पे है ट्रेंचेज, समुद्री ओशियनिक ट्रेंच, इसको अपन बोल देंगे, जो ट्रेंच लिखा हुआ है
इसके ऊपर मैं एक वर्ड और जोड़ देता हूं, ओशियनिक ट्रेंच। ओशियनिक ट्रेंच, समुद्री खाइयां, ओशियनिक ट्रेंच चौथी इस्तेलाकृति। ठीक है, पांचवी इस्तेलाकृति में अपन जो बाकी बच गए उन सबको रख लेंगे। यहां पे आप देखेंगे समुद्री माउंटेन, छोटा माउंटेन है, ठीक है, पानी के नीचे डूबा हुआ है, उसका नाम रखा अपने सी माउंटेन। ठीक है, इसी प्रकार से ये भी एक माउंटेन है, लेकिन ये ऊपर से चपटा है, मैदानी नहीं है, जैसे कि प्लेट्यू होता है, पठार होता है, उसी प्रकार से, जिसका नाम यहाँ पे नाम रखा गया गुयोट। मैं फिर से लिख देता हूं यहाँ पे, GUOYTS, गुयोट्स, गुयोट्स। ठीक है, अभी यही चीज आपकी जो माउंटेन्स हैं, जो समुद्र के नीचे माउंटेन्स हैं, वो आपके फैल के ऊपर, मतलब कि उसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा हो गई, समुद्र तल है जो सी लेवल है उससे भी ज्यादा बाहर निकल गया, तो उसको बोल देंगे अपन आइलैंड्स, द्वीप हैं, बहुत सारे द्वीप हैं दुनिया में, बहुत सारे द्वीप हैं। यहाँ पे अपन देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मालदीव है, लक्षद्वीप है, वो सारे के सारे इसी प्रकार से बाहर निकले हुए हैं। साथ के साथ जो माउंटेन एक सीरीज में मिलेंगे, जैसे अरावली पर्वत श्रृंखला, हिमालय, रॉकी माउंटेन सीरीज, वो एक सीरीज में मिलेंगे, तो समुद्र के नीचे जो सीरीज में माउंटेन्स मिलेंगे उनको कहा जाएगा रिज, कटक, उसको कटक बोला जाएगा। यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, मैं सही बता रहा हूं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 इसकी इस्तेलाकृतियां हो गई, और ये बाकी दो इस्तेलाकृतियां आपको देखने को मिल रही है। एक पॉइंट यहां पे बहुत महत्वपूर्ण ये है कि जो लैंड वाला पार्ट है लिथोस्फीयर, उसकी औसत ऊंचाई, एवरेज हाइट की अपन बात कर रहे थे, एवरेज हाइट, एवरेज हाइट HEIGHT, वो है 640 मीटर। एवरेज डेप्थ किसकी, ओशियनोग्राफी की या फिर सी की, समुद्र तल की जो नीचे की स्थलाकृतियां हैं उनकी एवरेज क्या हो जाएगी आपकी डेप्थ, वो हो जाएगी आपकी, इस प्रकार से मैं उसको दिखा देता हूं। ये लाइन है एवरेज डेप्थ को यहां पे डिनोट करेगी, उसकी एवरेज डेप्थ रहेगी 3800 मीटर, 3800 मीटर, 3800 मीटर। ये हो गई आपकी एवरेज डेप्थ। गहराई की अपन बात करें, एवरेज डेप्थ हो गई, कोई पूछ सकते हैं एग्जाम में भी कि एवरेज डेप्थ कितनी हो, समुद्र की एवरेज डेप्थ कितनी है, औसत गहराई कितनी है, सारे के सारे जो समुद्र हैं, ओशियंस हैं, उनकी औसत गहराई हो गई 3800 मीटर। ये हो गई आपकी औसत ऊंचाई पूरे के पूरे लिथोस्फीयर की 640 मीटर। दो चीज पॉइंट यहां पे देखने लायक है। इसके बाद में अपन इसी श्रृंखला में जो 4 स्थलाकृतियां आपकी निकल के आई हैं, पूरे के पूरे ओशियंस हैं भाई, पूरे के पूरे जो ओशियंस है, 71% जो पार्ट है धरातल का, पृथ्वी की जो सरफेस है, एरिया, उसको अपन टोटल 100% माने, उसका 71% है वो ओशियंस है, समुद्र है, और आपका 29% जो पार्ट है वो आपका लैंड वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, ये हो गए ओशियंस। ठीक है, 71 और 29, ठीक है, लगभग लगभग। अब 71% जो ओशियंस हैं, सारे के सारे ओशियंस, उनको मैं 100 मानूं, ठीक है, 100 मान के इन अलग अलग जो स्थलाकृतियां बनी हैं उनका मैं परसेंटेज बताने यहां पे जा रहा हूं। उनका जो परसेंटेज है वो बताने जा रहे हैं कि जो महाद्वीपीय मग्न तट है, महाद्वीपीय मग्न तट है, 1 नंबर वाला कॉन्टिनेंटल शेल्फ, वो है आपके 8.4% टोटल, पूरे के पूरे समुद्र का जो एरिया है, ओशियंस है, 71% जो कि टोटल है, उनका 8.6%, नॉट 4, 8.6%, 8.6% जो पोर्शन है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ के अंतर्गत आता है। कॉन्टिनेंटल स्लोप के अंतर्गत आएगा आपका 8.4%। आई बात समझ में? कॉन्टिनेंटल स्लोप में ओशियनिक प्लेन है, समुद्री मैदान है, वो आपका पोर्शन आ जाएगा 76%।
सबसे ज्यादा पोर्शन इन्हीं का है, समुद्री मैदान का। समुद्र के नीचे बहुत सारे लंबे लंबे मैदान देखने को मिलेंगे आपके, उनको बेसिन बोला जाता है। जैसे आपका पेरू, चिली का बेसिन, ब्राजील बेसिन, ये बहुत सारे बेसिन्स हैं वहां पे, ठीक है। तो ये बेसिन्स है वहां पे। बेसिन का मतलब प्लेन एरिया हो गया, जैसे अपने बेसिन नहीं होते रिवर बेसिन, उसी प्रकार से समुद्र के मैदान हो गए 76%। चौथा है आपका ओशियनिक ट्रेंच है, वो आपके बच जाएंगे 17 और 76, आपके हो गए 93। अब जो 7% बच गए आपका ओशियनिक ट्रेंच है आपके 7%, 7% जो बाकी पोर्शन बच गए उसमें बहुत सारे ओशियनिक ट्रेंचेस हैं, खाइयां हैं, वो सारी की सारी यहां पे शामिल हो जाएंगी। मतलब कि अगर देखा जाए तो पूरे पृथ्वी पर, धरातल पर ओशियनोग्राफी है। जो ओशियंस हैं, ओशियन की सरफेस जो सी लेवल है उसके नीचे टोटल अभी तक 57 ट्रेंचेज की आपकी खोज की जा चुकी है। 57 ट्रेंचेज, 57 ट्रेंचेज की यहां पे खोज की जा चुकी है। 57 ट्रेंचेज में से टोटल 57 ट्रेंचेज, उनमें से 36 की लगभग तो आपकी पैसिफिक ओशियन में ही है, 36, ठीक है। कुछ यहां पे आप देखेंगे कि 13 के लगभग आप देखेंगे वो है आप ये पैसिफिक ओशियन, ये अटलांटिक ओशियन में, अटलांटिक ओशियन में। उसके बाद कुछ बची हैं लगभग 8 जो ट्रेंचेस बच गई वो इंडियन ओशियन में। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से ट्रेंचेस का पार्ट भी बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा पार्ट है नंबर 1 पे समुद्री मैदान, ओशियनिक प्लेन का पोर्शन है, ठीक है। ये वाला यहाँ पे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मैं बोलूं कि जो स्थलाकृतियां हैं समुद्री, उनको उनका एरिया के घटते हुए क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाइए, तो नंबर 1 पे कौन सा पार्ट आएगा? नंबर 1 पे पार्ट यहां पे आएगा समुद्री मैदान, क्योंकि 76% है 1 नंबर पे। दूसरे नंबर पे कॉन्टिनेंटल, ये सेल्फ, महाद्वीपीय मग्न तट। तीसरे नंबर पे 8.4 है कॉन्टिनेंटल स्लोप, और चौथे नंबर पे आपका ओशियनिक रिजिज, ये आपके आ जाएंगे चौथे नंबर पे, एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से ये सारी की सारी स्थलाकृतियां आपको देखने को मिलेंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि ये जो स्थलाकृति बनी है, जो ये कर्व बना है जिसका नाम हिप्सोमेट्रिक कर्व है, उच्चता मितीय, इसको हिंदी में बोलते हैं उच्चता मितीय वक्र, उच्चता मितीय वक्र। इसका सबसे पहले जो जियोग्राफर थे जिसने इसकी शुरुआत की, उस जियोग्राफर का नाम था स्वायरड्रफ, स्वायरड्रफ। सबसे पहले इसका जो निर्माण किया ड्रफ, स्वायरड्रफ ने, किसका? हिप्सोमेट्रिक कर्व का। इस कर्व में जो संशोधन किया, अपडेट किया, उनके नाम थे कैसिनो, एक जियोग्राफर थे, कई बार पूछा जाता है। सबसे पहले निर्माण, ये बहुत महत्वपूर्ण है, स्वायरड्रफ ने सबसे पहले इसका निर्माण किया, किसका? हिप्सोमेट्रिक कर्व का। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो अपन ने इसको कर्व पे, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे अपन ने इसको दर्शा लिया, और एक एक स्थलाकृति को अपन यहां पे देख सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये एवरेज हाइट हो गई, ये एवरेज डेप्थ भी हो गई, और सारी की सारी स्थलाकृतियां आपको देखने को यहां पे मिल गई। अब महत्वपूर्ण बात ये है कि ये तो अपने एक जनरलाइज करके कॉमन तरीके से अपन ने ओशियनोग्राफी का स्टडी किया, ये स्थलाकृतियां इसमें यहां पे देखने को मिलती हैं। अब अगर बात करें कि जो ओशियंस हैं उनको अलग अलग डिवाइड करें, जैसे कॉन्टिनेंट वाइज, भाई पर्वत यूनिवर्सल हो गया, पर्वत, पठार, मैदान, ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन दो स्थलाकृतियां अपन ने पढ़ी, अपन ओशियनोग्राफी की, वो ओशियनोग्राफी की स्थलाकृतियां सारे के सारे ओशियंस में, जैसे कि आप देखेंगे पैसिफिक ओशियन है, ठीक है, पैसिफिक ओशियन है, उसकी स्थलाकृतियां अलग से रहेंगी। अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है, उसकी स्थलाकृतियां अलग से रहेंगी। इंडियन ओशियन है,
इंडियन ओशियन है उसकी स्थलाकृतियां अलग से रहेंगी, आर्कटिक ओशियन है उसकी स्थलाकृतियां अलग से रहेंगी, सदर्न ओशियन भी, इंडियन ओशियन के जो साउथ में है सदर्न ओशियन, कई बार उसको बोल दिया जाता है सदर्न ओशियन, ठीक है, अंटार्कटिका के नॉर्थ में पाया जाएगा, तो उसकी स्थलाकृतियां। अब देखो स्थलाकृतियां तो सारी की सारी वहीं पे सेम मिलेंगी, तो 4 स्थलाकृतियों की अपन ने बात की, कौन सी, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, अपन इसको समराइज भी कर देते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, शेल्फ का मतलब मग्न, मग्न तट, मग्न तट, ठीक है, कॉन्टिनेंटल स्लोप मतलब ढाल, ठीक है, कॉन्टिनेंटल स्लोप, ओशियनिक प्लेन, समुद्री मैदान, ओशियनिक प्लेन, ओशियनिक ट्रेंचेज, ओशियनिक ट्रेंच। अब ये सारी की सारी 4 स्थलाकृतियां हर समुद्र में देखने को मिलेगी, पैसिफिक ओशियन में भी, अटलांटिक ओशियन में भी, इंडियन ओशियन में भी, आर्कटिक ओशियन में भी, साउथ सदर्न ओशियन में भी आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन उन सबका अलग अलग नाम होगा। जो कटक रहेगी पैसिफिक ओशियन में कोई ट्रेंच रहेगी, जैसे मैरियाना ट्रेंच, ठीक है, मैरियाना ट्रेंच, वो ट्रेंच है आपकी पैसिफिक ओशियन में है, तो ट्रेंच है, खाई है। अटलांटिक ओशियन में कोई ट्रेंच रहेगी, वो अलग रहेगी, आई बात समझ में। नरेश ट्रेंच हो गई, एक नाम होता है नरेश ट्रेंच, पेरू चिली की ट्रेंच हो गई, वो अलग से ट्रेंच हो गई। अटलांटिक ओशियन में रिज मिलेगा, मिड अटलांटिक रिज मिलेगा आपको, करग्युलिन रिज मिलेगा आपको, मालदीव करगुलिन, ये सारे के सारे। तो इस प्रकार से अलग अलग ओशियंस में सारी की सारी स्थलाकृतियां देखने को मिलेंगी, और एक एक ओशियन को पकड़ के उसके रिलीफ, इस टॉपिक को अपन कई बार ये भी कहा जाता है रिलीफ ऑफ द ओशियन बेसिन। भाई हिप्सोमेट्रिक कर्व तो एक जनरलाइज्ड व्यू हो गया, अपन कहेंगे पर्वत पठार मैदान पूरे अर्थ पे पाए जाते हैं, पूरे लैंड पे, धरातल पे पाए जाते हैं, तो उसी प्रकार से हिप्सोमेट्रिक कर्व तो हो गया आपका, हिप्सोमेट्रिक जो कर्व है वो तो हो गया कि यूनिवर्सल हो गया, जनरलाइज्ड। लेकिन अब जो हिप्सोमेट्रिक जो कर्व की जो स्थलाकृतियां हैं अलग अलग ओशियंस में है, उसको अपन बोलेंगे रिलीफ्स ऑफ द ओशियन बेसिन, ओशियन बेसिन, समुद्र के बेसिन में, तल में जो स्थलाकृतियां पाई जाती हैं उनको कहा जाता है रिलीफ ऑफ द ओशियन बेसिन। आई बात समझ में। ओशियन बेसिन में जो जो आपकी कटक पाई जाएगी, शेल्फ पाई जाएगी, और प्लेन एरिया पाया जाएगा, ढाल, मग्न ढाल, और ट्रेंचेस, कटक, गुयोर्स पाए जाएंगे, तो उनको कहा जाएगा रिलीफ ऑफ द ओशियन बेसिन। आई बात समझ में। तो उसका एक एक ओशियन को पकड़ के अलग से उसका स्टडी किया जाएगा, वो अपन आने वाली क्लासेस में अपन देखेंगे कि भाई इंडियन ओशियन है, आर्कटिक ओशियन है, और सारे के सारे अटलांटिक ओशियन है, उन सब की स्थलाकृतियों को अलग से, और उनका नाम क्या है अलग, उनकी शेप क्या है। अब देखेंगे कि मिड अटलांटिक रीज है वो एस शेप में पाई जाती है, इस प्रकार से वो फैली हुई है एस, पूरा देखेंगे तो। हाई कौन सी सबसे गहरी है, सबसे लंबी ट्रेंच कौन सी है आपकी, पेरू चिली वाली, उसकी लेंथ ज्यादा है, गहरी कौन सी है, मैरियाना ट्रेंच सबसे गहरी है। तो इस प्रकार से सारे के सारे ओशियंस का अलग अलग अपन स्टडी करेंगे, एक एक करके, इंडियन, आर्कटिक और सदर्न ओशियन सबका अपन अलग से एक एक क्लास पूरी पूरी बनेगी। तो इस प्रकार से ये जो कर्व बना आपका, इस प्रकार से जो कर्व आपको देखने को मिला ये वाला, इसको कहते हैं हिप्सोमेट्रिक कर्व, या फिर रिलीफ ऑफ द ओशियन बेसिन भी कई बार इस टॉपिक को बोल दिया जाता है। कौन कौन से इसमें पाए जाते हैं, किसका कितना पार्ट है, अपन ने पूरा डिस्कस किया, परसेंटेज कितना है, एवरेज हाइट कितनी है, एवरेज डेप्थ कितनी है। तो ये वाला टॉपिक आज का अपना यहीं पे समाप्त होता है। आने वाली क्लास में अपन नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।